आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और भाइयों राम राम। आ गया है आपका दोस्त फिर से। आज हमारे साथ हैं नमन, जो कि आपको G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। चलिए गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि G20। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि भारत में इस साल G20 हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर G20 है क्या और G20 की क्या प्रोसेस है। तो आइए इसी के बारे में आगे बात करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, यानी कि भारत के पास है। इसमें टॉप 20 देशों के जितने भी फॉर्म्स एंड समिट होंगे वो भारत के द्वारा होस्ट किए जाएंगे। जो मेन समिट हैं वो भारत में इस बार 9 सितंबर और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में है, जहां पर हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और एक सवाल सभी के मन में आता होगा कि आखिर G20 है क्या और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद रहा है। इसकी शुरुआत इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। सन 1997 के दौरान बड़े बड़े देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी, जैसे कि साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। यह क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया और कुछ हद तक जापान, चाइना, वियतनाम, ताइवान जैसे देश भी इफ़ेक्ट होने लगे थे, जहां पर करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे गिरती जा रही थी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और किन्हीं किन्हीं देशों में तो बहुत हद तक दंगे फसाद भी होने चालू हो गए थे। इसके अगले ही साल रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली और यही एक बड़ा रीज़न था कि रशिया को भी G7 में 1998 में ऐड किया गया। आइए समझते हैं कि G7 है क्या। सन 1973 की बात है, जब अरब देशों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को ऑयल देना बंद कर दिया था, क्योंकि वह इजराइल को सपोर्ट करते थे। इस कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई हुई थी। इसी के चलते वेस्टर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, अगर हमें इकोनॉमिक हालत बेहतर करनी है तो हमें साथ में बैठकर कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे और कुछ इकोनॉमिक सुधारने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए कुछ मीटिंग्स अमेरिका के वाइट हाउस में की गई थी, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर मीटअप करते थे। अर्ली 1973 की बात है कि जब फ्रांस, यूके, अमेरिका और वेस्टर्न जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर मिला करते थे और इकोनॉमिक सुधारने को और बेहतर करने के लिए मीटअप्स करते थे। इसके बाद ये लोग इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और G6 की फर्स्ट मीटिंग 1975 में होती है। उसके एक साल बाद करीब ही 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और G6 का ग्रुप अब G7 का ग्रुप हो जाता है। इसके बाद सन 1998 में रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से रशिया को भी इस ग्रुप में ऐड कर लिया गया था और यह ग्रुप G7 से G8 हो गया था। लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेडेड कर लिया था, इस वजह से रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था और इसी वजह से यह ग्रुप आज भी G7 बोला जाता है। चलिए अब फिर से बात करते हैं G20 की। ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है कि अगर किसी एक देश पर प्रॉब्लम आती है तो और देशों पे भी फ़र्क पड़ता है। इसी के चलते सितंबर 1999 में G7 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में G20 की स्थापना की गई। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को रखा गया। सवाल ये है कि इस G20 ग्रुप में किन देशों को रखना चाहिए और किन देशों को नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि G7 के मेंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन हैंडल कर रहा है। इस बेसिस पर चाइना, भारत, रशिया और साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी रीजनल पावर कौन सी है। एशिया रीजन से भारत और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका रीजन से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका रीजन से मैक्सिको, ओसेनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से टर्की और सऊदी अरेबिया, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्री वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद था फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना। G20 ग्रुप की मीटिंग्स इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स किया करते थे। सालों साल ऐसे ही चलता रहा जब तक कि 2008 की ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस सामने नहीं आई। तो इन देशों ने रियलाइज़ किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग्स करनी चाहिए। केवल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी मीटिंग्स में बैठना चाहिए, जिस वजह से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस को आगे होने से रोक पाएँ। इसलिए गाइस, सबसे पहली G20 समिट की जो पहली मीटिंग थी वो 2008 में अमेरिका में बैठाई गई थी, जिसमें सभी लीडर्स ने यह डिसीजन लिया था कि हम अपने ट्रेड बैरियर्स नीचे कर देंगे और टोटल $4 ट्रिलियन इकोनॉमिक पर खर्च करेंगे, जिससे पूरे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन रिवाइव हो सके। टोटल में G20 के सारे देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी में 85% तक कंट्रीब्यूशन करते हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों में होती है और 2/3 पॉपुलेशन भी इन्हीं देशों में रहती है। 2008 से यह G20 समिट लगातार अलग अलग देशों में होती रह रही है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है और जो काम चल रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका सिस्टम में 3 देश साथ में मिलकर काम करते हैं: करंट प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट, पास्ट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। जैसे कि पिछली बार इंडोनेशिया में G20 समिट परफॉर्म की गई थी, प्रेजेंट में भारत में यह G20 समिट परफॉर्म की जा रही है और इन फ्यूचर 2024 में यह G20 का समिट ब्राज़ील परफॉर्म करवाएगा। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ट्रोइका कंट्रीज़ हैं। G20 की प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। इसमें G20 मतलब 20 देशों को हर बार अलग अलग मौका दिया जाता है G20 समिट परफॉर्म करने का। अगर आप लोग देखें तो G20 समिट 2008 के बाद से 18th समिट है। बस अमेरिका ही ऐसी कंट्री है जिसने यह समिट 2 बार होस्ट करी है। इस बार इंडिया कर रहा है। यह एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसे हर देश को परफॉर्म करना पड़ता है। शुरू से देखा जाए तो G20 को होस्ट करने वाली कंट्री 2008 में अमेरिका थी, फिर 2009 में अमेरिका एंड यूके, 2010 में कनाडा एंड साउथ कोरिया, 2011 में फ्रांस, उसके बाद 2012 में मैक्सिको, 2013 में रशिया, 2014 में ऑस्ट्रेलिया, 2015 में टर्की, 2016 में चाइना, 2017 में जर्मनी, 2018 में अर्जेंटीना, 2019 में जापान, 2020 में सऊदी अरेबिया, 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में भारत। 2 ही मेंबर्स बचे हैं जहां पर G20 समिट अभी तक होस्ट नहीं हुई है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। उसके बाद से ये ऑर्डर दोबारा से रिपीट हो जाएगा 2026 में यूएसए से। अब इन 20 देशों के अलावा भी कुछ गेस्ट कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया जाता है। स्पेन के पास तो परमानेंट इनविटेशन है और होस्ट कंट्री भी कुछ अपने पड़ोसियों देशों को इनविटेशन दे सकती है। तो इस बार इंडिया ने भी 9 अलग कंट्रियों को इनवाइट किया है, जिसमें कि बांग्लादेश, ओमान, यूएई, नीदरलैंड, इजिप्ट, स्पेन, मॉरिशस, सिंगापुर और नाइजीरिया है। और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन को भी इनवाइट किया है, जैसे कि WHO, WTO, एशियन, यूनाइटेड नेशंस एंड IMF। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।